वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं कृषि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत एग्रीकल्चर बॉटनी। इससे पहले हम लोग अनुवांशिकी देख चुके हैं। अनुवांशिकी में हम लोग कंटिन्यू करते हुए देखते हैं पादप प्रजनन, मतलब प्लांट ब्रीडिंग होता है। सबसे पहले हम लोग पादप प्रजनन की, प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका इतिहास देखेंगे, हिस्ट्री। उसके बाद है स्वपरागित तथा परपरागित फसलें, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्या होता है जानते ही होंगे। जो पौधा, जिस पौधे का नर भाग मादा भाग को अपने ही पौधे के मादा भाग को परागित करे, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित। और यदि नर भाग किसी दूसरे पौधे के मादा भाग को परागित करे तो उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागित फसलें। लास्ट में हम लोग देखेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा ये, इसमें बहुत सारे हम लोग को विधियां पढ़ना है। फसलों में प्रजनन की विधियां, ब्रीडिंग मेथड्स इन क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का, यहाँ से शुरू करते हैं। पादप प्रजनन लिखते जाना एक कला व विज्ञान है। क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। क्या करने के लिए? तो फसल में सुधार करके, फसल में सुधार करके और अधिक उपयोगी बनाना। ठीक है। कोई अगर इंग्लिश में इंटरेस्टेड हो लिखने के लिए, या कोई इंग्लिश मीडियम वाले लोग देख रहे होंगे मेरा इस पीएटी का लेक्चर सीरीज, तो इसको मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट, कला मतलब आर्ट, एंड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स। क्या बोला? प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप्स एंड मेकिंग इट मोर यूजफुल, और अधिक उपयोगी बनाना। ये क्या है? पादप प्रजनन। दिस इज प्लांट ब्रीडिंग। अब सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं पादप प्रजनन की इतिहास, हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग पादप प्रजनन के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। वी आर डीलिंग विथ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले लैंगिक जनक का, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में प्रथम बार लैंगिक जनक किसने बताया? तो उसका नाम है आर कैमरेरियस। ये नाम याद रहना चाहिए। सबसे पहले बार इसने पौधों में लैंगिक जनन को बताया था। अब इसके बाद देखना, फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन के जनक। अनुवांशिकी में क्या पढ़े थे? अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर कौन है? तो यहाँ पे है थॉमस फेयरचाइल्ड। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब देखना, फर्स्ट इंटरजेनिक क्रॉस बिटवीन व्हीट एंड राई, गेहूं और राई के बीच में प्रथम बार अंतरवंशीय क्रॉस बताया। दोनों अलग अलग वंश के हैं, अलग अलग जाति नहीं, अलग अलग वंश के हैं।
इसको किसने बताया? तो रिम्पू, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, रिम्पू नागाहारू कार्पेचेंको। अच्छे से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसके बाद बताया ब्रासिका जाति का उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ टेट्राप्लॉइड इन ब्रासिका। तो ब्रासिका ट्रायंगल, ब्रासिका त्रिकोण भी बोलते हैं। इस तरीके से ब्रासिका का त्रिकोण बनता है। यहाँ पे तीनों जगह अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ पे अलग अलग नाम होते हैं। ये दोनों मिला के ये बनता है, ये दोनों मिला के ये बनता है, इस तरीके से होता है। उसको आगे देखेंगे। अब देखो, रेडिश और कैबेज, मूली और पत्ता गोभी, ये दोनों को क्रॉस करा के एक पौधा बनाया कार्पेचेंको ने। तो वो ये चाहता था कि एक ऐसा पौधा हो जिसमें जड़ रेडिश का, मूली का हो, और पत्ता पत्ता गोभी का हो। मतलब दोनों काम हो, उसमें पत्ता गोभी भी लगे रहे और उसके जड़ में रेडिश हो, मूली हो। लेकिन वो क्या रहा? असफल रहा। वो अपनी चीज़ में असफल रहा। क्या बन गया? जड़ पत्ता गोभी का बन गया, और जो पत्ता था वो किसका रह गया? मूली का। आप इमेजिन कर सकते हो, सिर्फ मूली का भाजी बस रहेगा, पत्ता रहेगा, उसमें जड़ में मूली भी नहीं रहेगा। तो उस तरीके से बन गया कार्पेचेंको, इसको इसलिए इसको भी याद रखते हैं। अब देखो, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति केंद्र। जैसे हम लोग धान का पढ़ते हैं, धान का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? तो इंडिया, भारत या साउथ ईस्ट एशिया करके, दक्षिण पूर्व एशिया होता है करके पढ़ते हैं। गेहूं का पढ़ते हैं दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट एशिया करके पढ़ते हैं। उसी तरीके से ये सब उत्पत्ति केंद्र होता है करके उसके बारे में बताया था वाविलाव ने। ये भी है लास्ट में, वाविलाव। इतना याद रखना है हिस्ट्री में, आप लोग के लेवल में इतना इम्पोर्टेंट है। आगे की चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं स्वपरागित और परपरागित फसलें देखते हैं। एक टेबल बना के देख रहे हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ये एक तीसरा कैटेगरी है, दोनों के बीच का होता है। ये परपरागित ही होता है, लेकिन प्रायः होता है। कभी कभार स्वपरागित भी हो जाता है, इसीलिए इसका एक अलग से कैटेगरी है। अगर ये स्वपरागित है या परपरागित है पूछा जाए, अगर ये चीज़ नहीं रहे, सिर्फ ये पूछा जाए ज्वार स्वपरागित या परपरागित, तो परपरागित लगाना है, इसको देखना है परपरागित। ठीक है। अब इसको मैं कैटेगरी वाइज बांट दिया हूँ ताकि हम लोग को याद करने के लिए आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं अन्न वाले फसलें में कौन कौन से हैं। जैसे कि धान, गेहूँ और जौ, तीनों मुख्य रूप से याद रखना अन्न के। धान मुख्य रूप से हम लोग खाते ही हैं, धान, गेहूँ और जौ को अन्न के रूप में। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब बहुत कम खाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, भारत में। तो इसको याद रखना, धान, गेहूँ, राइस, व्हीट एंड बार्ली सेल्फ पॉलिनेटेड है, स्वपरागित है। ज्वार कैसा है? तो प्रायः परपरागित, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। और बाजरा और मक्का है, ये होता है परपरागित। अब दलहन में देखो, अरहर को छोड़कर, अरहर को याद रखना ये परपरागित है, अरहर। अब बाकी सभी दाल, जैसे कि हो गया मूंग, हो गया मसूर, हो गया मटर, हो गया चना, हो गया, छोटे छोटे पौधे होते हैं। जैसे कि धान और गेहूँ उसके ऊंचाई से ज़्यादा के नहीं होते हैं, नीचे में फैलने वाले होते हैं, तो उन लोग क्या होते हैं? स्वपरागित। और अरहर कैसा होता है? कम से कम इतना ऊंचा और ऊंचा ऊंचा पौधा होता है, ये होता है परपरागित। देखो अब तिलहन, तिलहन में वैसे ही अरंडी का पौधा बहुत ऊंचा होता है। मतलब ये नहीं कि ऊंचा हो या तो परपरागित ही हो, याद रखने के लिए है वो। ज्वार और बाजरा ये भी सामान्य रूप से परपरागित ही हुआ ना, बड़े बड़े पौधे हैं तो इस तरीके से। तो ऐसी सूर्यमुखी, अरंडी, ये क्या है? परपरागित। और कुसुम थोड़ा सा छोटा होता है उससे तो वो दोनों के बीच में है। अब छोटे छोटे पौधे को देखो, जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, अलसी और सरसों, ये कैसा है? तो स्वपरागित है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये बस याद करने के लिए है। ऐसा नहीं होता है कि छोटा पौधा में स्वपरागित ही होता है, बड़ा पौधे में परपरागित होता है, ये याद रखने के लिए है। सब्जी में देखो, आलू और टमाटर, आलू और टमाटर को अच्छे से याद रखना कि ये स्वपरागित है।
बहुत इंपॉर्टेंट वाला है इस सब्जी का जो है ना सेक्शन, इधर का तो याद भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हाइट वाइट से नहीं मतलब ही नहीं है। आलू और टमाटर स्वपरागित, आँख मूंद के याद रखना। और प्राय परपरागित में भिंडी, मिर्ची और बैंगन, भिंडी, मिर्ची और बैंगन प्रायः परपरागित है। कुछ भी ट्रिक लगा के याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कभी। अब जो गोभी वर्ग है, 3 प्रकार के गोभी सामान्य रूप से हम लोग खाते हैं, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी। तो ये कैसे हैं? यहाँ पे सी आया, कोल बोलते हैं इसको, कोल क्रॉप्स। यहाँ पे भी सी आया, कद्दू वर्ग, गोभी वर्ग, दोनों में सी आता है, कोल क्रॉप्स बोलते हैं, कुकुरबिट्स बोलते हैं। और इसके अलावा जड़ वाले फसलें, तो जड़ वाले में जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर, सलगम, इस तरीके के जो पौधे हैं वो परपरागित होते हैं। और प्याज, लहसुन, ये भी क्या हैं? उसी तरीके के हैं, परपरागित हैं। अब देखो फल में, नींबू यहाँ पे इकलौता है, कैसा है? स्वपरागित है, यहाँ पे ऑप्शन वाला नहीं है। अब सेब, आम, समान रूप से जितना भी फल आता है ना, नींबू को बस छोड़ना। नींबू से संबंधित संतरा, अटर्रा, ये सब इसमें आते हैं स्वपरागित में, संतरा, मौसम्बी, वो सब। सेब, आम, केला, पपीता, अंगूर, नारियल, नाशपाती, अंजीर, बादाम, खजूर, ये सब आते हैं परपरागित में। व्यावसायिक फसल में देखना, जूट आता है स्वपरागित में। कपास और तंबाकू, ये दोनों आते हैं प्रायः परपरागित में, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड में। गन्ना, शुगर केन, बड़ा पौधा है, बाजरा और मक्का की तरह, उससे भी बड़ा होता है। तो ये किस में आ गया? क्रॉस पॉलिनेटेड में, परपरागित में। अब हम लोग इसके बाद विधियाँ देखेंगे। अब देखते हैं पादप प्रजनन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। टोटल हम लोग 7 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला नंबर है पादप पूरा स्थापन, प्लांट इंट्रोडक्शन। ये क्या होता है? सबके बारे में डिटेल से मैं एक और लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसमें सबको अच्छे से डिटेल से बताऊँगा। यहाँ पे बस एक वर्गीकरण के रूप में लिखो और थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। पादप पूरा स्थापन, प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जैसे हम लोग कोई पौधे या पौधे का किस्म किसी दूसरे जगह से, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राज्य से हम लोग ले आते हैं और उसको लगाते हैं, तो क्या हो गया? दूसरे स्थान से हम लोग ले आए, उसको बोलते हैं पादप पूरा स्थापन। अब देखो दूसरा नंबर है वरण, इसको चयन भी बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेक्शन। तो ये 2 तरीके से हो सकता है चयन। इसमें कोई स्थान पे लगा हुआ है पौधा और हम लोग को लग रहा है कि ये पौधा बहुत अच्छा है, इसके बीज को हम लोग को लगाना चाहिए तो ज़्यादा उपज मिलेगा, तो उसको हम लोग चुनेंगे। तो एक प्राकृतिक चयन होता है और एक कृत्रिम, जो हम लोग चयन करेंगे वो है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। प्राकृतिक मतलब नेचुरल। तो आर्टिफिशियल के भी 3 प्रकार हैं, समूह चयन, मास सिलेक्शन, शुद्ध रेखीय चयन, प्योर लाइन सिलेक्शन, एक पूर्वजक, क्लोनल सिलेक्शन। तीनों अलग अलग प्रकार के हैं, डिटेल से बताऊंगा। मास मतलब समझते हो समूह, समूह के समूह को चुनेंगे। शुद्ध रेखी, प्योर लाइन रहेगा, एक ही रेखा का शुद्ध रेखा रहेगा। एक पूर्वजक, क्लोनल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है? जैसे कि हम लोग आलू को लगाते हैं, उसी पौधे के जो ट्यूबर्स होते हैं उसी को काट के हम लोग लगा लेते हैं। तो वो कैसे? ऐसे पौधे जिसके हम लोग शाकीय भाग का प्रयोग करके लगाते हैं, उसके बीज से, सीड से नहीं, शाकीय भाग मतलब वेजिटेटिव पार्ट से हम लोग उसको ग्रो करते हैं, लगाते हैं, उसको बोलते हैं, उसका जो जब कराते हैं चयन तो उसी को बोलते हैं एक पूर्वजक, क्लोनल सिलेक्शन। अब देखो संकरण, तीसरा नंबर, हाइब्रिड बनने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये 4 प्रकार के होते हैं। अंतः प्रजातीय, किसी 2 प्रजाति नहीं, उसी प्रजाति में, जैसे कि धान, 2 प्रकार के धान हैं,
दो प्रकार के नहीं है, वो एक ही प्रकार का ही रहेगा, एक ही किस्म का धान रहेगा। उन दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे, उसको बोलते हैं अंतः प्रजाति। और अंतर प्रजाति कोई दो अलग अलग प्रकार के धान की किस्म है, एक कोई बासमती है, एक कोई स्वर्णा है, अलग अलग प्रजाति है, तो वो दोनों के बीच में हम लोग क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलते हैं इंटर वैराइटल, अंतर प्रजातीय। इसके बाद है अंतर जातीय, तो धान ही नहीं रहेगा, धान का गेहूं के साथ, गेहूं का राई के साथ, इस तरीके से करते हैं, उसको बोलते हैं अंतर जातीय। और अंतरवंशीय, तो वंश ही अलग अलग हो जाएगा, गेहूं का राई के साथ बोला ना, इसमें वंश अलग अलग हो जाता है, हिस्ट्री में हमने देखा था, ठीक है। अंतर जाति में एक उदाहरण बता रहा हूँ कपास का, अमेरिकन वाला अलग जाति का होता है और भारत वाला अलग जाति का होता है, दोनों के बीच में क्रॉस बनता है, उसको बोलते हैं अंतर जाति क्रॉस। चौथा नंबर है बहुगुणित प्रजनन, पॉलीप्लॉइड ब्रीडिंग। ये भी दो प्रकार के हैं, स्व बहुगुणित, पर बहुगुणित, ऑटोपोलिप्लॉइड, एलोपोलिप्लॉइड। डिटेल्स मैं अगले क्लास में बताऊंगा। प्रेरित उत्परिवर्तन, इंड्यूस्ड म्यूटेशन, तो ये उत्परिवर्तन के कारण होता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तो हम लोग कृत्रिम रूप से उत्परिवर्तन लाते हैं, म्यूटेशन लाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन। यहाँ पे प्रेरित शब्द है, उसको प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से करने के लिए, आर्टिफिशियल रूप में। उसके बाद है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन और आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दोनों ना जैव तकनीक एक दूसरा चैप्टर है, ये भी हालांकि ब्रीडिंग के ही मेथड्स हैं, प्रजनन की विधियां हैं, लेकिन एक दूसरे अध्याय के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो उस अध्याय में इसको हम लोग पढ़ेंगे, इस सब को हम लोग अगले क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।